आज 42 दिन हो गए रूस और यूक्रेन की लड़ाई को। अभी भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है मारियोपोल के इलाके में, जिसको रशियन फोर्सेस ने घेर रखा है। ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है, मिसाइल अटैक उसके ऊपर हुए हैं और वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन मदद है वो पहुँचने नहीं दे रही है रूस की सेना, जिसने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। करीब 2 लाख के करीब वहाँ पे सिविलियन फंसे हुए हैं, जिनके पास ना राशन है, ना पानी है, ना कुछ खाने को है, ना वहाँ बिजली है। वहाँ इतनी ठंड है, टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये इसलिए कर रही है रूस की सेना कि वो मारियोपोल में जो भी सिविलियंस हैं और यूक्रेनियन सेना जो बची कुची वहाँ पर है वो सरेंडर करे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जेलेंस्की ने बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, तो वो चल रही है। और ये भी कहा गया है कि मारियोपोल जो है, रूस ने कहा है कि हमने वो यूक्रेनियन जो नेशनलिस्ट थे उनसे हमने इसको छुड़ा लिया है और अपने कब्ज़े में पूरी तरह ले लिया है। जबकि जो बाइडेन ने ये कहा है कि 100 मिलियन का जो है वो फ़ंड देंगे, जिसमें जेवलिन मिसाइल जो है, जो आर्मर पियरिंग मिसाइल जो एंटी टैंक है और आर्मर के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी मिसाइल जो काम करती है, उसको दिया जाएगा। आपको पता होगा कि इसी मिसाइल के ज़रिए जेवलिन, एनलॉ और जो बाकी स्टिंजर मिसाइल से हैं उनको इस्तेमाल किया बड़े अच्छे से, बखूबी से रूस की स्पेशलिस्ट फोर्सेस ने, यूक्रेन की स्पेशलिस्ट फोर्सेस ने। और रूस के सैकड़ों टैंक और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और व्हीकल्स को उन्होंने बर्बाद किया। बहुत तगड़ी क्षति रूस की सेना को उन्होंने दी है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें, यूक्रेन एक छोटा देश है, उसके पास इतनी सेना नहीं है, लेकिन उसमें हौसला है, जिसकी वजह से वो इतना नुकसान रूस की सेना को दे पाया। और कितना नुकसान यूक्रेन का हुआ, इसका आकलन अभी इंडिपेंडेंटली या निष्पक्ष रूप से होना बाकी है। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पे कि यूक्रेनियन लोगों को मारियोपोल से निकलने दिया जाए। जब भी वहाँ पे थोड़ी लड़ाई में कमी आती या सेफ़ कॉरिडोर बनता है, तो वहाँ से उनको निकलने की सुविधा प्रदान की जाए या उनको निकाला जाए। बाकी आपको पता होगा, जेलेंस्की ने कल जो है यूएनएससी में संबोधन किया और बताया कि बुका में क्या हालत थी, जहाँ पे 400-500 बॉडीज़, डेड बॉडीज़ पीछे हाथ बंधे हुए, कुछ लाशें सड़ रही थी, कुछ। उसने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो है रेप हुआ है औरतों का, उसके बाद उनका मर्डर किया गया है। तो ये मानवता के इतिहास में सबसे नृशंस हत्याकांड कहलाएगा और ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है, जिसमें इतने सारे लोगों को एक साथ बांध के जो है मार डाला जाए। तो अभी देखना होगा यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है। एक इंडिपेंडेंट मिशन उन्होंने भेजने की कही है कि इसकी जांच के लिए इंडिपेंडेंट मिशन जाएगा, जो वहाँ जांच करेगा और बताएगा कि क्या वहाँ पे हुआ है। तो अब इसकी बात जो है बाद में पता चलेगी कि क्या एक्शन लेता है। वैसे नाटो और यूएन ने कोई ख़ास एक्शन लिया नहीं है। जेलेंस्की अभी तक जो है किसी तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन नेशन है वो अभी सही समय है उनको मदद करें, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक ये भी बताया गया कि 6 लाख लोगों का इवैक्यूएशन अब तक जो है रूस ने किया है, उनको निकाला है वहाँ से। जो यूक्रेनियन लोग हैं उनको कीव से निकाला है। लेकिन अभी इसका कोई फिगर का कोई पक्का नहीं कि उन्होंने, रूस ने क्या किया उनके लिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। जहाँ तक सैंक्शंस की बात है, जो सैंक्शन लगाई गई उसमें नई सैंक्शन और लगाने वाले हैं, जिन्होंने कहा था कि जो चिप बेचता माइक्रोसॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर बेचता इंटेल कॉर्पोरेशन है, वो जो है अपने बिजनेस ऑपरेशन रूस में बंद करेगा। और बहुत जल्दी और दूसरी कंपनी जो रशिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हैं, वो जो है अपना काम वहाँ से बंद करेंगी। और वो ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन मदद जो बंद करी है यूक्रेनियंस के लिए, रशिया के सोल्जर्स ने या आर्मी ने उसको रोक रखा है, उसके ख़िलाफ़ और एक्शन जो है अमेरिका लेना चाहेगा। अब समय आ गया है कि जो बातचीत है वो किसी दौर में पहुँचे और इस लड़ाई को जो है रोका जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब यूक्रेन ने बदला लेने के लिए रूस के एरिया में हेलीकॉप्टर भेज के वो फ्यूल टैंक को उड़ा दिया या फ्यूल डंप को उड़ा दिया, जिससे वापस लड़ाई छिड़ गई, ऐसा नहीं है। अगर ये तो वही वाली बात हो गई कि रशिया मारे यूक्रेन को और रोने भी ना दे। अगर मेरे पास वेपन है और कोई मुझे मार रहा है तो मेरा भाई थोड़ा बहुत हक तो है कि मैं उसका बदला लूँगा।
ऐसे दुम दबा के लड़ाई करके और इतना नुकसान होने के बावजूद सरेंडर कर दें, तो ये तो कोई की बात नहीं, और ना ही कोई मिलिट्री ऐसा कुछ करना चाहेगी कि सरेंडर कर दे। ये उसी तरह हो रहा है जैसे कि आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में अफ़गानी सेना ने सरेंडर कर दिया था तालिबान के ख़िलाफ़, बिना लड़े बिना कुछ के अमेरिका ने, जबकि अरबों खरबों के हथियार वहाँ पे छोड़े हुए। तो यूक्रेन की जनता, वहाँ के सैनिक ऐसे नहीं हैं, वो लड़ेंगे, वो अच्छे लड़ाके साबित हो रहे हैं, वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। भाड़े के सैनिक हैं, चाहे चेचेन के हों या कहीं और से आए हो या रूसी सैनिक हों, लड़ने में वो माहिर हैं। लेकिन ये है कि उनकी कैपेबिलिटी इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करती है। उनके पास फ़ाइटर कम हो गए हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, उनके पास मिसाइल्स कम है, लेकिन उनके पास हैंड हेल्ड वेपन्स बहुत हैं जिसका वो बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब समय पर पता चलेगा कि आगे क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस क्या सैंक्शन करता है और बातचीत में कहाँ तक आगे बातचीत होती है। क्योंकि रूस ने तो ये कह दिया था पुतिन ने कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जब ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो लड़ाई किस बात की है? क्या कोई देश दूसरे देश पे अटैक करता रहेगा और जो डिफेंडर है उसको ज़रा भी हक नहीं है कि वो अटैकर को अटैक करे? तो हमारे कुछ मिलिट्री के जानकार या टीवी चैनल के जो भारत के, उन्होंने भी कहा था कि क्यों उसने छेड़ दिया रूस को। तो ये बहुत गलत बात है। अगर रूस बड़ा देश है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा देश जो हर चीज़ सहेगा, वो भी मारेगा उसको जब मौका मिलेगा तो। और ये तो लड़ाई का दस्तूर है, लड़ाई एक तरफ़ा नहीं होती, लड़ाई दोनों तरफ़ा होनी चाहिए। अटैकर के पास ज़्यादा वेपनरी है, ज़्यादा सोल्जर्स, तो डिफेंडर के पास छोटे हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा उठा के वो गुरिल्ला युद्ध करता है, वो घातक मार करता है, लेकिन छोटे दायरे में करता है। तो अब चल रहा है युद्ध, चलेगा, और ये जो है एक नासूर रूस के लिए साबित होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और अगर आप चाहते हैं किसी और विषय के बारे में जानना तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के प्रस्तुत करूँगा। कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।